हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर योगिंद्र सिंह आपको एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की। क्योंकि इससे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने 2 वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो में मैंने आपकी हिस्ट्री और मॉर्फोलॉजी की बात की थी। सेकंड वीडियो जो बनाई थी मैंने उसमें बात की थी केवल स्ट्रक्चर की। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने फंक्शन की। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। फंक्शन की बात करते हैं केवल। ओके, एक एक करके उठाते हैं, इसके फंक्शन उठाते हैं। पहला फंक्शन है इसका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? फूड स्टफ में आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट में नॉर्मली आप जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर होती है, एक तो रेस्पिरेशन में यूज होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपका जो क्रेब्स साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, वो दोनों आपके किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की आपके मैट्रिक्स में। किसमें? इन मैट्रिक्स। और ये किस में होता है? इन क्रिस्टी। ओके, तो इसमें क्या होता है क्रेब्स साइकिल में? जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं उधर, ये आपकी सेल है। ओके, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ओके, जिससे थोड़ा आसान समझ में आसान हो जाए। ओके, तो जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के अंतर्गत क्या क्रिया होती है? रेस्पिरेशन में पहली क्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, लाइसिस में टूटना। तो कैसे टूटना? ग्लूकोज टूटेगा आपका पायरुविक एसिड में, और आपके जानते हैं NADH2 ATP का निर्माण होगा, वो बात की बात है। तो पायरुविक एसिड जब इंटर करेगा इसके अंदर, तो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो ये दूसरी रिएक्शन कहलाएगी। दूसरी कहलाएगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहलाएगी? डीकार्बोक्सिलेशन। डी माने कार्बोक्सिलेशन, CO2 को निकलना, ऑक्सीडेशन भी होना। ओके, इसके बाद बात करते हैं, ये एसिटाइल कोएंजाइम अंदर एंटर करेगा और ऑक्जिलो एसिटिक एसिड से बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा? ऑक्जिलो एसिटिक एसिड से। और रिएक्शन चालू हो जाएगी एक क्रेब साइकिल। क्या हो जाएगी? क्रेब साइकिल, जिसे कहते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो साइकिल जो होती है ये आपका, इसके द्वारा क्या होता है? टोटल CO2 आपके निकल जाते हैं। जो ग्लूकोज होता है 6 CO2 निकल जाते हैं 2 रिएक्शन में। यहाँ निकलेंगे आपके 1 CO2 इधर निकल जाएगा आपको, ठीक है ना। जो CO2 बचेंगे वो आपके यहाँ भी निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आपका इस प्रकार क्रेब्स इसके द्वारा बनेंगे आपके NADH2, FADH2 और ATP, इनका निर्माण होगा। अब इसमें NADH2 जो है, इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके अंदर 2 कंपोनेंट है। एक है NAD और क्या है? हाइड्रोजन आयन, और क्या है? इलेक्ट्रॉन आयन। तो ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। तो इसकी एक फॉर्म को जो बनी है NADH2, ये एनर्जी कंपाउंड हो गया, जिसमें एनर्जी गई है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है। तो इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। तो एक रिएक्शन चालू हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो क्या होगा कि ये जो कंपाउंड हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देंगे इस चेन पर। किस पर? क्रिस्टी पर। ओके, जो वहां पर कैरियर होंगे वो लेंगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में पहुंच जाएगा आपका ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ये, और इसी दौरान हाइड्रोजन भी दिए जाएंगे। वो हाइड्रोजन कहाँ पहुंचेंगे? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, कब बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान। उसमें 2 क्रिया होंगी, हाइड्रोजन 2 मेम्ब्रेन के बीच में आएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जब अंदर एंट्री करेंगे, तो अंदर एंट्री किससे करते हैं? एंट्री करते हैं ऑक्सीसोम, जैसे कहते हैं F1 F0 पार्टिकल। ये हाइड्रोजन जब इधर से इधर एंट्री करेंगे, तो 3 हाइड्रोजन आयन मूवमेंट से एक ATP का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगी? आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट में मैंने समझा दिया है। रेस्पिरेशन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फैट की।
फैट का क्या होता है, फैट का होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ इसमें अलग अलग क्रिया है ऑक्सीडेशन की, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक ही बता देता हूँ, बीटा ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में साइटोप्लाज्म से क्या होता है, जो फैटी एसिड होता है, ओके, ये एसिटाइल कोएंजाइम्स के साथ मिलकर के बनाता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ये किस में एंट्री करेगा, ये आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर एंट्री करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ओके। यदि जैसे मैं ये कहूँ ये आपका कोई पालमेटिक एसिड है, ओके, पालमेटिक एसिड जो कितना होता है 16 कार्बन का होता है, कितना 16 कार्बन का होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, इसके बाद क्या होगा, ये दो कंपाउंड में टूट जाएगा, एक टूट जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड, जैसे कहेंगे हम एसिटाइल कोएंजाइम ए, दूसरा आपका एसाइल कंपाउंड में टूट जाएगा, एसाइल कंपाउंड कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और इसमें कन्वर्ट होगा ये, ओके। तो इससे क्या होगा कि इसमें 2 कार्बन, मैंने कहा 16 कार्बन, तो यहाँ कितने बचेंगे आपके, ये जो कंपाउंड होगा 16 यानी 14 और 2 कार्बन, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम यूज होगा टीसीए में, और टीसीए में जाकर के ये कन्वर्ट होगा एटीपी में। कितनी एटीपी बनेंगी आपकी, 10 एटीपी, कितनी एटीपी, 10 एटीपी की। इसी दौरान आपका एक रिएक्शन के दौरान बनेंगे आपके 1 FADH2 और 1 NADH2, याद रखें, ठीक है। तो एक रिएक्शन के द्वारा हमारे पास ये प्राप्त हुए, ओके, आपका एक एसिटाइल कोएंजाइम और ये, तो 14 कार्बन, जो एक रिएक्शन से 2 कार्बन अलग होंगे, तो यदि हम कितनी रिएक्शन करें कि ये 14 भी यूज हो जाएं, तो उसके द्वारा क्या होगा कि हम बार बार इसको यूज करेंगे 2 2 2 2 2, तो आपके देखेंगे कि 6 1 और 6, ये हो गया आपके 2, तो आपकी कितनी रिएक्शन हो गई, 7 रिएक्शन, ठीक है ना, 7, 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन के दौरान हमारे टोटल कितने मिलेंगे आपके एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहाँ देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक बन जाएगा आपका एक्स्ट्रा निकलेगा क्योंकि ये बचेगा, ठीक है ना। तो इस दौरान क्या होंगे, 7 रिएक्शन हुई, कितनी रिएक्शन हुई, 1 और 7 साइकिल के दौरान आपका ये टूट गया। इस एक फॉर्मूला होता है n/2 - 1 साइकिल की संख्या निकालने का तरीका, ठीक है। किसके लिए है, ये ओड की बात कर रहा हूँ, ओड कार्बन की बात कर रहा हूँ, नहीं 16 14 12 ऐसी। तो देखिए साइकिल की संख्या निकाली हमने, तो n हो गए 16/2 - 1, मतलब 7 साइकिल होंगी, 7 साइकिल होंगी। जब 7 साइकिल होंगी तो क्या होगा, एक साइकिल में क्या निकलेगा, एक, तो टोटल निकलेंगे 7 FADH2, 7 NADH2, 7 आपका 8 1 7 इधर और एक इधर, एक बनेगा आपके बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये टोटल किससे बनेंगे, 16 कार्बन कंपाउंड पाल्मिक एसिड से, ओके। तो अब देखिए ये आपका जो FADH2 होता है वो 1.5 से, और NADH2 2.5 ATP निर्माण करता है, और ये आपका 10 ATP निर्माण करता है। याद रखें जो लेटेस्ट आपका फॉर्मूला है कि FADH2 कितनी एनर्जी निकालते हैं 1.5, उससे पहले वाले में क्या पढ़ते थे 2, ऐसे एक NADH2 कितनी एनर्जी निकालता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, पहली फॉर्मूले में पढ़ते थे 3, लेकिन लेटेस्ट जो है वो है 2.5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखें आप तो 10.5 ATP ये होंगे आपके, यानी टोटल बैठ रहे हैं आपके 108 ATP प्राप्त होते हैं। जबकि यहाँ पर एक क्रिया और होती है, एक्टिवेशन में ATP यूज होता है एक, जैसे 2 पायरोफॉस्फेट बनते हैं, यानी 2 आपके
फास्फोरस निकलते हैं। तो यहाँ पर 2 ATP निकाल देंगे तो 106 ATP का निर्माण होता है। ये मैंने इसलिए बताया कि कई कंपटीशन में ये आया है कि पाल्मिटिक एसिड से कितने ATP का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट यदि कोई और क्वेश्चन पूछता है तो आप ये फॉर्मूला लगा करके साइकिल निकाल लीजिए और साइकिल के आधार पर आप इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं कि कितनी ATP किसी फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से बनती है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है ये बात तो बताना था मुझे। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 ना लिख करके हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसमें क्या है कि यहां से टूटेगा कार्बन, ओके, तो क्या लगा बीटा, क्या कहलाएगा बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया नंबर 2। लीजिए अब 2 में क्या है, सिंथेसिस एंड इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड तो सिंथेसिस भी करना, इलोंगेशन भी करना फैटी एसिड का, एक ये हो गया। और किस में यूज होता है ये, आपका होम्योसिंथ, हिम जो होता है, हिम मीन्स आयरन, सिंथेसिस आयरन का यूज कहाँ होता है, यूज्ड होता है आपका साइटोक्रोम में, और कहाँ होता है मायोग्लोबिन में और हीमोग्लोबिन में। ये 3 जगह पे हिम का प्रयोग होता है। ओके, तो इसका भी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है ये। और क्या है, नंबर 4 ले सकते हैं हम स्टेरॉइड के लिए। स्टेरॉइड तो स्टेरॉइड में क्या है, स्टेरॉइड में ये है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं, ज़्यादातर सेक्स हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ओके, तो इनका क्या करता है, जो स्टेरॉइड हार्मोन बनने से पहले कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन करता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन किसमें करता है, स्टेरॉइड हार्मोन में। ओके, ये पॉइंट हो गया। और क्या चीज़ है इसमें लिख सकते हैं हम, आपका नंबर 5 में ले सकते हैं स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन में क्या है, स्टोरेज फंक्शन में ये कैल्शियम, फॉस्फोरस, ओके, इनका स्टोरेज करता है। फॉस्फोरस किस में होता है, बॉन्स में भी होता है, और किस में होता है, यॉक में भी होता है, यॉक प्रोटीन में। ओके, और किस में होता है, ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं, ओके, ऑस्टियोब्लास्टिक जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनके अंदर ये करता है ऑसिफिकेशन, क्या होता है, या कह सकते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में डिपोजिशन करता है, ठीक है, जैसे कि आपकी हड्डियां निर्माण हो। ओके, ऑस्टियोब्लास्ट कौन सी होती है, जो बॉन्स बनाती है, बॉन्स में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। तो यहां भी आप कह सकते हो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल में क्या होगा, यहां पर कैल्सिफिकेशन कह सकते हैं हम, कैल्सिफिकेशन का मतलब कैल्शियम का जमा होना इन टिश्यूज में। यदि कैल्सिफिकेशन हो जाए तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल का निर्माण होगा, ठीक है ना, और फिर बॉन्स का निर्माण होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और किसमें स्टोरेज है, यॉक प्रोटीन की बात कर ली हमने, यॉक प्रोटीन के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है ना। इसके बाद ले लेते हैं नेक्स्ट आप 6 हीट प्रोडक्शन। क्या ले लेते हैं, हीट प्रोडक्शन। तो हीट प्रोडक्शन जानते हैं आप, हीट प्रोडक्शन क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई ग्लूकोज लिया, क्या लिया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जितनी भी हमें एनर्जी मिली, मान लीजिए हमें कह रहे हैं उसमें 100% एनर्जी मिली, ठीक है ना, उसमें से 100% में से 45% जो एनर्जी होती है वो ATP के लिए चली जाती है फॉर्मेशन में, और 55% जो होती है एनर्जी वो आपका हीट में निकल जाती है, बॉडी हीट जो बनता है, ठीक है ना। तो आपका हीट प्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, रेस्पिरेशन में, ठीक है ना, रेस्पिरेशन होगा तो ATP बनाएंगे, और वो एनर्जी उसमें से 45% ATP और 55% उसमें निकल जाएगी, ठीक है। जो भी एनर्जी आपकी ग्लाइकोलाइसिस या आपकी जो क्रिया होती है रेस्पिरेशन की उसके द्वारा निकलती है, ठीक है। और क्या है, हीट प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है, ब्राउन फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी ब्राउन फैट से निकलती है, ठीक है ना। तो इसका कलर जो होता है ना, कलर ब्राउन कलर ड्यू टू ये कह सकते हैं आप हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा कहाँ होता है, जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव सेल होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और ब्राउन सेल किसमें मिलता है, उन एनिमल में मिलता है जो हाइबरनेशन करते हैं, हाइबरनेटिंग एनिमल ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है,
हाइबरनेटिंग कौन से होते हैं? जो शीत निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है ना, होते हैं जो विंटर के टाइम में शीत निद्रा में जाते हैं, हाइबरनेटेड कहलाते हैं। और एस्टिवेशन वो कहलाता है, ठीक है ना, आपका जो समर में जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या है, ये हो गया बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं हम मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस क्या है आपको पढ़ाएंगे आगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्योंकि इसमें क्या है कि माता का न्यूक्लियस माता का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ओवम के माध्यम से संतान में जाता है, ठीक है ना। और पिता से केवल क्या आता है? न्यूक्लियस। माता से क्या आता है? न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्मिक पदार्थ। तो इसका मतलब साइटोप्लाज्म जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो केवल ओवम के माध्यम से, यानी माता के माध्यम से ही संतानों में पहुंचती हैं, ठीक है ना। इसलिए साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर केवल माता के ही बच्चों में प्रकट होते हैं, इसलिए कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, या कोई पिगमेंट हो, या कोई वायरस हो, ओके, तो वो सब आपके उसमें आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्पर्म लोकोमोशन। स्पर्म लोकोमोशन क्या आता है? जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म के हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, ये रीजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया की लिप्टे रहते हैं। कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 25 नंबर। कितने होते हैं? 25 नंबर, ठीक है। 25 में से ये नंबर है, ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको कहते हैं हम नेवन कर्ण। क्या कहलाती है? नेवन कर्ण, ओके। ये स्ट्रक्चर नाम कहलाती है। तो लोकोमोशन में काम करते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन, आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो रेस्पिरेशन क्या है कि ये प्लांट्स में होता है। किस में होता है? इन प्लांट्स। इसमें ये होता है कि हम तो ये पढ़ते हैं कैल्वी साइकिल होती है, ठीक है ना। और कैल्वी साइकिल में क्या होता है? कैल्वी साइकिल में ये होता है कि जो CO2 है वो RuBP से बाइंड करती है, ठीक है ना। और RuBP से बाइंड करके ये क्या बनाती है? आपके ये होते हैं आपके 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो 6 36, तो ये आपके बनेंगे 12 मोलकुल्स ऑफ PGA, ओके। 12 मोलकुल्स किसे बनेंगे? PGA के, ठीक है ना। तो आपका ये 5 कंपाउंड होता है, सॉरी, ओके, ये 6 आपके हो गए। तो 12, ओके, ठीक है। तो कितने कार्बन होंगे? 12 × 3 36, और 6 30 और 6 36, ओके। तो ये इसका मतलब हो गया 2 RuBP कितने बनाएंगे? आपके 4 PGA। देख सकते हैं आप टोटल कितने बनना है? आपके 12 PGA, 3 कार्बन के। तो यहाँ बनना है 4 PGA, देख सकते हैं, ठीक है। ये है कब होता है? जब आप कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होता है, किसके प्रेजेंस में होता है? उस एंजाइम का नाम रुबिस्को, क्या नाम है? रुबिस्को, यानी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है ना। लेकिन लाइक जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, ऑक्सीजन की मात्रा प्लांट्स में बढ़ जाए, तो यही रुबिस्को एक एंजाइम का काम करता है जिसे कहते हैं कार्बोक्सिलेज। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेज। क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेज। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलेज का काम ना करके ये ऑक्सीजनेज का काम करने लग जाता है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है? देखिए, हल्की सी आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। यहां पर आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, पेरोक्सिसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या है? जो RuBP है इसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 कार्बन कंपाउंड, 5 10, यानी आपके बनेंगे PGA के 2, यानी 3 कार्बन के, यानी 6 कार्बन हो गया। हमें कितने हैं हमारे टोटल? 10 कार्बन, ठीक है। तो 10 में से 6 कितने बचे? 2 कार्बन के 2 मोल बन जाएंगे, जिसे कहेंगे ग्लाइकोलेट, ठीक है। ये ग्लाइकोलेट क्या करता है? 2 कार्बन वाला पेरोक्सिसोम में होता हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से होता हुआ आता है, ग्लाइसिन बनता है, ग्लाइसिन से सेरिन बनता है। ग्लाइसिन जो है 2 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन के, सॉरी 2 कार्बन के, ठीक है, 2 कार्बन के 2 ग्लाइसिन, यानी टोटल कितना है? 4 कार्बन है, ठीक है। इसमें से एक CO2 बाहर निकल जाती है, तो कितना बचा? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का सेरिन बनता है, क्या बनता है?
3 कार्बन का सेरीन बनता है। 2 कार्बन के ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल से एक सेरीन बनता है, एक CO2 निकल जाता है, और साथ ही साथ क्या निकल जाती है, अमोनिया भी निकल जाती है, क्योंकि यहाँ ग्लाइसिन है तो इसके बाद 2 अमीनो एसिड अमीन ग्रुप होगा, सेरीन में 1 होगा तो 2 में से 1 भी निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद 1 रह जाएगा, और ये सेरीन क्या करता है, वापस रिटर्न होता है 3 कार्बन कंपाउंड वापस लौट करके रिटर्न होकर के 1 PGA का निर्माण करता है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 RUBP से आपके कितने बनने, 3 PGA, कितने बनने 3। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर 3 PGA बनते हैं, कितने बनते हैं 3 PGA। इसका मतलब कितना लॉस हो गया 1 PGA का, इसका मतलब हो गया 25% लॉस हो जाता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका फोटो रेस्पिरेशन। शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको, ये कहाँ होता है, प्लांट्स में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम यूरिया साइकिल, यूरिया फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 आती है और अमोनिया आता है, ओके। बॉडी के क्या होता है, लिवर की जो सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अमोनिया और CO2 को जोड़ करके क्या बनाता है, यूरिया का निर्माण करने में हेल्प करता है, यूरिया का निर्माण करने में हेल्प करता है। शुरू की इसमें 3 स्टेज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शुरू की, ठीक है। तो ये कहलाती है ऑर्निथ साइकिल, क्या कहलाती है, ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, याद रखें, याद रखें ऑर्निथ साइकिल, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन कंप्लीट होते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी फ्रेंड्स को इसका लाभ मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली मेरी नई वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।